नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो सेट का एग्जाम हुआ था 2017 में उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम 2018 से लेके 2020 में महाराष्ट्र में जो सेट का एग्जाम हुआ है उन क्वेश्चन पेपर का स्पष्टीकरण के साथ आंसर देख चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हो। दोस्तों 2017 में जो सेट का एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, तो पेपर 2 का हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 2017 में जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था, पेपर 3। आप लोग जानते होंगे कि 2018 से पहले जो सेट का एग्जाम होते थे उसके 3 पेपर होते थे। पहला पेपर जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित था और दूसरा और तीसरा पेपर विषय से संबंधित होता था। तो हमने पेपर 2 का स्पष्टीकरण देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेपर 3। तो दोस्तों पेपर 2 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 3 में 75 यानी कि 75 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों प्रश्न पहला है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम दक्षिणा। यह तुलसीदास के द्वारा रचित रचना नहीं है। पहला जो है राम लला नहचो, यह तुलसीदास की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली, यह भी तुलसीदास की रचना है। पार्वती मंगल, यह भी तुलसीदास की रचना है। दोस्तों पार्वती मंगल यह जो काव्य है यह प्रबंध काव्य है। तो पार्वती मंगल प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है और इसका दोस्तों विषय जो है वह पार्वती और शिव के विवाह। तो पार्वती और शिव के विवाह को लेकर यह पार्वती मंगल लिखा गया है। वहीं दोस्तों श्री कृष्ण गीतावली, तो श्री कृष्ण गीतावली की बात करें तो तुलसीदास ने इसमें कृष्ण से संबंधित पदों का संकलन किया है। यानी कि कह सकते हैं सामान्य शब्दों में कि श्री कृष्ण गीतावली नाम से ही पता चलता है कि यह कृष्ण के ऊपर लिखा गया काव्य है। यह दोस्तों गीति काव्य है और ब्रज भाषा में लिखा गया है। दोस्तों आपको यह बात ध्यान में रखना है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में मुख्य रूप से काव्य लिखे हैं, परंतु उन्होंने जो कृष्ण के ऊपर काव्य लिखे हैं वह ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली यह दोनों काव्य ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और इसका मुख्य विषय है श्री कृष्ण। और दोस्तों राम लला नहचो यह अवधी भाषा में लिखा गया है और यह दोस्तों प्रबंध काव्य है। तो राम लला नहचो जो है ये प्रबंध काव्य है और यह राम के जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जायसी द्वारा विरचित कृष्ण कथा संबंधी महाकाव्य का नाम है? तो दोस्तों जायसी के द्वारा मुख्य रूप से 3 रचनाएं मानी जाती है। पहला पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो यह 3 रचना प्रामाणिक मानी जाती है, परंतु कुछ विद्वानों ने जायसी के अन्य रचनाएं भी मानी है, जिसके अंतर्गत कन्हावत भी आता है। और कन्हावत में ऐसा कहा जाता है कि जायसी ने कृष्ण का वर्णन इस काव्य में किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों पद्मावत आप जानते होंगे कि यह 1540 में लिखा गया था। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, 1540 में लिखा गया है। दोस्तों यह सूफी काव्य के अंतर्गत आता है। और आखिरी कलाम, दोस्तों आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन हुआ है। तो कभी कभी यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में प्रश्न आता है कि जायसी के कौन से ग्रंथ में कयामत का वर्णन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है आखिरी कलाम। दोस्तों अखरावट, तो अखरावट का जो विषय है
तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का निरूपण किया गया है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो पद्मावत है यह सूफी काव्य है जिसमें पद्मावत और रत्नसेन इनकी प्रेम का वर्णन है। आखिरी कलाम इसमें कयामत का वर्णन है। पर अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों का निरूपण किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। भूषण विरचित लक्षण काव्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवराज भूषण। दोस्तों शिवराज भूषण यह लक्षण काव्य है। तो आप लोग ने सुना होगा रीति काल में जो रीति निरूपण होते थे, तो कह सकते हैं कि शिवराज भूषण में कवि भूषण ने रीति का निरूपण किया है। इसे लक्षण काव्य कहते हैं। दोस्तों लक्षण काव्य क्या होता है? तो संस्कृत के जो काव्य लक्षण होते हैं, तो काव्य के लक्षण यानी कि जिससे हम काव्य को पहचानते हैं उसे हम काव्य लक्षण कहते हैं। तो काव्य लक्षण का परिचय देकर उसके उदाहरण के रूप में काव्य लिखना ही रीति ग्रंथ या रीति निरूपण कहते हैं। तो कवि भूषण जो है उन्होंने शिवराज भूषण में काव्य लक्षण देकर और उदाहरण के रूप में महाराज शिवाजी के ऊपर काव्य लिखे हैं, इसलिए इसे रीति निरूपण ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों शिवा बावनी और शिवराज भूषण यह दोनों ही काव्य शिवाजी महाराज के ऊपर लिखा गया है। और छत्रसाल दशक यह जो महाराज छत्रसाल है उनके ऊपर लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना राम कथा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य संदीपनी में राम की कथा का वर्णन नहीं है। तो वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास ने राम कथा का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य ही चेतना है, चेतना ही जीवन है, एतयो काव्य कला का उद्देश्य सौंदर्य का ही उन्मेष कहना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत लेखन में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि गीत लेखन यानी कि जो गीत लेखन है उसमें जो सफलता महादेवी वर्मा जी को मिली थी वह अन्य विद्वानों को नहीं मिली थी। तो आप लोग जानते होंगे कि छायावाद में महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला जी ये चार प्रमुख स्तंभ कवि माने जाते हैं। तो इन चारों में जो सफलता गीत लेखन के विधा में महादेवी जी को मिली थी वह अन्य विद्वानों को, अन्य कवियों को नहीं मिली थी, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। अगला प्रश्न है, नव जागरण की प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस उपन्यास में अभिव्यक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का यह उपन्यास है और ये 1882 ईस्वी में लिखा गया था। और दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास और यह लिखा गया था 1882 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द के मौन और शब्दों के बीच के रंध्र में छिपे अर्थों की ओर सबसे पहले किस कवि की दृष्टि गई? तो यह कथन है ऑप्शन ए, यानी कि अज्ञ का। तो अज्ञ के बारे में यह कथन है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता का कौन सा पात्र विश्व चेतस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्म राक्षस। तो मुक्तिबोध का एक काव्य है ब्रह्म राक्षस, उसमें जो पात्र है उसे विश्व चेतस का उपाधि दिया गया है। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मनोदशा का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, आपका बंटी। यह मन्नू भंडारी का उपन्यास है। गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है, यह किस आलोचक की टिप्पणी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि गोदान यह उपन्यास प्रेमचंद का है, जो कि 1936 में लिखा गया था और इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। और रामविलास शर्मा का ऐसा मानना है कि गोदान की मूल समस्या क्या है? तो ऋण की समस्या। अगला प्रश्न है, ऋणग्रस्त किसान की पराजित मानसिकता की कहानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूस की रात। तो दोस्तों, पूस की रात में ऋणग्रस्त किसान की पराजित मानसिकता का चित्रण किया गया है। या दोस्तों, यह सभी जो कहानी है वह प्रेमचंद की कहानी है। पूस की रात में दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि इसका जो किसान पात्र है वह ठंडी के दिनों में अपने खेत की रखवाली करता है, परंतु ठंडी में उसे नींद आ जाता है और उसके पूरे फसल को जानवर बर्बाद कर देते हैं। तो इसी विषय को लेकर यह कहानी लिखी गई है। तो इसमें जो ऋणग्रस्त है, एक किसान कितना भी कमा ले, वो अपनी पूरी फसल की कमाई जमींदारों को दे देता है। इसी समस्या को उठाया गया है इसमें। तो अगला जो प्रश्न है, शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में बेमौसम लगाई गई है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि बच्चन सिंह। तो शेखर एक जीवनी यह अज्ञ का उपन्यास है, जो कि 1941 में लिखा गया था। अज्ञ का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। और दोस्तों, अज्ञ को अज्ञ नाम यह दिया था प्रेमचंद ने। तो इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं कि अज्ञ को अज्ञ नाम किसने दिया था? तो प्रेमचंद ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित किस नाटक में राजा पृथु के पौराणिक आख्यान के माध्यम से व्यक्ति और राजसत्ता का अंतर्द्वंद चित्रित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला राजा। तो जगदीश चंद्र का यह नाटक है, चारों नाटक जगदीश चंद्र का है। तो पहला राजा में जो इसका जो मुख्य पात्र है पृथु, तो राजा पृथु के पौराणिक आख्यान के माध्यम से व्यक्ति और राजसत्ता का अंतर्द्वंद इस नाटक में दिखाया गया है। दोस्तों, पहला राजा यह नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1969। तो 1969 में यह नाटक लिखा गया था। और दूसरा जो है सारथिया, तो सारथिया का प्रकाशन वर्ष है 1959
तो 1959 में यह नाटक लिखा गया था। और फिर दशरथ नंदन, तो दशरथ नंदन का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1974। तो 1974 में यह नाटक लिखा गया था। और कोणार्क, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का पहला नाटक है जो कि 1951 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 काव्य गुणों का सर्वप्रथम उल्लेख किस आचार्य ने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भरत मुनि। तो भरत मुनि जो कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने एक रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह भरत मुनि हैं। इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। और भरत मुनि का जो समय है दोस्तों वह है 2री शताब्दी। तो इन्होंने सबसे पहले जो काव्य के गुण हैं, तो काव्य के गुण और काव्य के दोष, इसका उल्लेख अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया था। तो इसमें उन्होंने काव्य के 10 गुणों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि बनने के लिए आवश्यक है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कुछ कथन है। तो उनके अनुसार दोस्तों, सहृदय होना और लोक हृदय की पहचान यह आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। तो शुक्ल जी का मानना है कि कवि बनने के लिए क्या चाहिए? तो सहृदय होना चाहिए। सहृदय का दोस्तों मालूम कि आपके पास हृदय होना चाहिए। पत्थर दिल इंसान कभी भी कवि नहीं हो सकता, तो इसलिए सहृदय होना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों लोक हृदय की पहचान, तो लोक हृदय की पहचान भी होनी चाहिए, यानी कि लोगों के हृदय को भी आप पहचान सको, यानी कि आपके अंदर संवेदना नाम की चीज हो। तो आपके अंदर संवेदना रहेगी तो ही आप अच्छे कवि हो सकते हैं, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा उदात्त का तत्व नहीं है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बालिशता। दोस्तों लॉन्जाइनस जो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो उदात्त सिद्धांत है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं लॉन्जाइनस। इनके ग्रंथ का नाम था पेरिहुस्सुस। तो पेरिहुस्सुस इनके ग्रंथ का नाम था। तो दोस्तों इन्होंने काव्य के 5 तत्व माने हैं, माफ कीजिए उदात्त के 5 तत्व माने हैं। तो इनका मानना है कि जो उदात्त काव्य है उसके 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व में दोस्तों पहला है जो जिसे कहते हैं कि महान विचार या उदात्त विचार। फिर दोस्तों प्रबल भावावेग, फिर समुचित अलंकार योजना, अभिजात पद रचना और गरिमामय रचना विधान, यह 5 तत्व माने गए हैं। यानी कि जिन काव्य में यह 5 तत्व पाए जाएंगे उसे हम उदात्त काव्य कह सकते हैं। और जिनमें ये तत्व नहीं पाए जाएंगे वे साधारण कोटि के काव्य होंगे, ऐसा लॉन्जाइनस का मानना है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि लॉन्जाइनस जो कि उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके ग्रंथ का नाम था पेरिहुस्सुस। तो पेरिहुस्सुस इनके ग्रंथ का नाम था और इसमें उन्होंने उदात्त के 5 सहायक तत्व माने हैं, जिसमें पहला है महान विचार या उदात्त विचार, फिर प्रबल भावावेग, समुचित अलंकार योजना, अभिजात पद रचना और गरिमामय रचना विधान, यह 5 तत्व माने गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने कुछ उदात्त तत्व के अवरोधक या बाधक तत्व भी माने हैं। उसमें एक आए बालिशता। तो बालिशता जो है ये काव्य के सहायक तत्व नहीं है, ये काव्य के अवरोधक तत्व है। तो बालिशता, शब्दाडंबर और भावाडंबर, यह 3 इन्होंने काव्य के
अवरोधक तत्व माने हैं। तो आपको दोस्तों यह ध्यान में रखना है कि लोंजाइनस ने उदात्त के 5 सहायक तत्व या उदात्त के 5 तत्व माने हैं, जिसे कहते हैं महान या उदात्त विचार, प्रबल भावावेग, समुचित अलंकार योजना, अभिजात पद रचना, गरिमामय रचना विधान। दोस्तों पुस्तकों में इनके नाम थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन कुछ दिया गया है, परंतु मुख्य रूप से यही बातें आपको ध्यान में रखना है। ये जो शब्द है यह हर शब्दों में मिलेंगे, परंतु ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर कभी प्रबल की जगह आपको तीव्र मिल सकते हैं। तो ऐसे थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं शब्दों में, परंतु जो भावावेश हैं, अलंकार योजना, पद रचना, गरिमा में रचना विधान और विचार, यह बातें सभी में समान मिलेंगे। तो यह पांचों जो है वह दोस्तों उदात्त के सहायक तत्व हैं, और 3 जो हैं वह उदात्त काव्य के अवरोधक तत्व माने गए हैं, बालिशता, शब्दाडंबर और भावाडंबर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि स्पष्टीकरण करने के कारण वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु आप धैर्य के साथ वीडियो को देखोगे तो आपको एग्जाम में इसका लाभ जरूर होगा। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी नई समीक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। दोस्तों अगर आपने प्रगतिवाद पढ़ा होगा या आपने मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संबंध जो है वह प्रगतिवाद यानी कि मार्क्सवाद से है। इसलिए दोस्तों यह नई कविता की विशेषता नहीं हो सकती है। और बाकी जो ऑप्शन 3 बचते हैं, यानी कि आंतरिक संगति, विसंगति और विडंबना, शुद्ध कविता का समर्थन, यह तीनों ही नई समीक्षा, तो नई समीक्षा की विशेषता है। माफ कीजिए, हमने नई कविता पढ़ लिया था, परंतु बात वही है, नई कविता कहिए या नई समीक्षा कहिए, तो नई कविता और नई समीक्षा का समय एक ही है। तो प्रश्न इस प्रकार था कि इनमें से कौन सी नई समीक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसमें जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है यह प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की विशेषता है, और बाकी जो तीनों हैं वह नई समीक्षा की विशेषता है, और नई कविता की भी यही तीनों विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों एक और मैं बात आपको बता देता हूं कि जब भी तुलसीदास के ऊपर कोई भी कथन आए और उसमें तुलसीदास के तारीफ के बारे में कुछ लिखा जाए और आपको ऑप्शन आए, तो यह समझ लेना कि यह शुक्ल जी का है, क्योंकि तुलसी जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी का आदर्श कवि तुलसीदास से हैं। तो इसलिए दोस्तों जाहिर सी बात है, शुक्ल जी ने अपने समीक्षा में ज्यादातर आप देखोगे तो तुलसीदास का समर्थन ही किया है, तुलसीदास का विरोध कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कोई भी कथन आ जाए जिसमें आपको यह लगे कि इस पंक्ति में या इस कथन में तुलसीदास के समर्थन में कुछ बातें कही गई है और उसमें ऑप्शन में आपको रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन हो, तो समझ जाइए कि यह 99% कथन इनका ही है। तो अगला दोस्तों प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में राम कितने चक्रों का भेदन करते हैं? दोस्तों राम की शक्ति पूजा यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य है जो कि 1936 में लिखा गया है। तो 1936 में यह काव्य लिखा गया है और इसमें जो राम कितने चक्रों का भेदन करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 6। तो राम 6 चक्रों का भेदन करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कृतियों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि पहले आता है
रतन बावली, तो बावनी होना चाहिए पर ये बावली लिखा गया, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, जगत विनोद, तो यह क्रम सही है। दोस्तों रतन बावनी यह केशवदास की रचना है और इसका समय दोस्तों 1607 है। तो 1607 में यह रचना लिखा गया था। फिर शिवराज भूषण यह कवि भूषण की रचना है, इसका समय है 1673। तो 1673 में यह रचना लिखा गया था। और दोस्तों अगर बिहारी सतसई की बात करें तो इसका समय था 1662। परंतु दोस्तों अगर ऑप्शन में देखिए तो यह ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले रतन बावनी, फिर बिहारी सतसई होना चाहिए, फिर शिवराज भूषण और जगत विनोद। परंतु इन्होंने तीनों ऑप्शन देखे, चारों ऑप्शन देखे, तो यह चारों ऑप्शन में एक ही थोड़ा सही ऑप्शन दिया गया है, परंतु यह भी गलत है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो बिहारी की मृत्यु है वह हुई थी 1663 में। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी मृत्यु ही 1663 में हो गई है तो उसकी रचना 1673 के बाद हो ही नहीं सकती। इसलिए यह ऑप्शन चारों गलत है, परंतु जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से यह डी ऑप्शन सही दिया गया था। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि रतन बावनी का जो समय है वह 1607 है। 1673 में शिवराज भूषण लिखा गया था। बिहारी सतसई 1662 में लिखा गया था। और जगत विनोद दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष लिखा गया है जो वह नहीं मिलता है, परंतु जो पद्माकर है तो इसके लेखक है पद्माकर, तो उनका समय है 1820 से 1869। तो इसलिए अगर देखें तो यह रचना अंतिम आती है। तो इसलिए यह ऑप्शन 4 सही है, परंतु इसका जो सही क्रम इस प्रकार होगा, पहले रतन बावनी 1607, बिहारी सतसई 1662, शिवराज भूषण 1673, जगत विनोद 1820 से 1969 के बीच में लिखा गया है। दोस्तों अगर आप लोग आंसर की से डायरेक्ट देखते हो आंसर, तो कभी कभी आप गलत तैयारी कर जाते हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो आंसर की में यह ऑप्शन सही दिया गया है। अगर आप इसी क्रम में इसे याद कर लोगे और मान लीजिए ऑप्शन बदल जाएंगे, पहले आ जाएगा रतन बावनी, फिर बिहारी सतसई, शिवराज भूषण और जगत विनोद, तो भी आप ये ऑप्शन गलत कर दोगे, क्योंकि आपने आंसर की में देखा होगा रतन बावनी, शिवराज भूषण, बिहारी सतसई, जगत विनोद। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप आंसर की के भरोसे मत रहिए। कभी कभी आंसर की जो फाइनल आंसर की आते हैं उसमें भी गलतियां रह जाती है। और अगर ये ऑप्शन देखे तो ये चारों ऑप्शन देखे तो चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कभी भी जो आंसर दिया है उसे बुक से चेक करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के इन कवियों का उनके रचना काल के आधार पर सही अनुक्रम है। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। तो 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी अष्टछाप की। और विट्ठलनाथ जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र माने जाते हैं, तो वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ है उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, 8 कवि थे। और ऐसा कहा जाता है कि जिन 8 कवियों पर विट्ठलनाथ का आशीर्वाद पड़ा उन्हें ही अष्टछाप के कवि कहा जाता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी और 1565 में इसकी स्थापना की थी और इसके अंदर 8 कवि थे। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। पहले आते हैं सूरदास, फिर परमानंद दास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। दोस्तों इसके 8 कवि इस प्रकार हैं। पहले आते हैं कुंभन दास। तो सबसे बड़े जो कवि हैं उम्र की दृष्टि से वह है कुंभन दास। फिर आते हैं सूरदास,
फिर परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास और अंतिम जो है उम्र की दृष्टि से वह है नंददास। तो आपको यह बात ध्यान में रखना है कि उम्र के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़े कवि हैं कुंभन दास और सबसे छोटे कवि हैं नंददास। दोस्तों सूरदास का जो समय है वह है 1478। तो 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था। और अगर हम परमानंद दास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में। 1493 ईस्वी में जन्म हुआ था। गोविंद स्वामी तो इनका जन्म हुआ था 1505 ईस्वी में। और चतुर्भुज दास इनका जन्म हुआ था 1530 ईस्वी में। तो 1530 ईस्वी में चतुर्भुज दास का जन्म हुआ था। और दोस्तों जो अंतिम है नंददास, उनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। तो यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काल क्रमानुसार इन आलोचकों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। पहले आते हैं लाला भगवान दीन, फिर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजय देव नारायण शाही। विजय नारायण देव शाही, ये देखो ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है। विजय देव नारायण शाही इनका सही नाम है, यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। दोस्तों लाला भगवान दीन, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1866 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1884 ईस्वी में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनका जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विजय देव नारायण शाही इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में। कहीं कहीं पर इनका जन्म आपको 1922 भी मिलेगा, परंतु मुख्य रूप से इनका जन्म 1924 माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कालक्रम की दृष्टि से प्रगतिवादी कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यह पूछा गया है कि जो प्रगतिवाद के कवि हैं उन्हें जन्म के अनुसार लगाना है आपको। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि पहले आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक ट्रिक बताया था कि इन कवियों के जन्म काल को कालक्रम के अनुसार कैसे याद करना है। तो जिसमें हमने बताया था कि नागा केदार ने राम और शिव को तीनों लोक में रंगा। इससे दोस्तों आपको प्रगतिवाद जो कवि हुए हैं, प्रगतिवाद में जो प्रमुख कवि हुए हैं 6 कवि, उन्हें आप एकदम क्रम से याद कर सकते हो। जैसे कि नागा केदार ने राम और शिव को तीनों लोक में रंगा, तो नागा से नागार्जुन, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, राम से रामविलास शर्मा, फिर शिव से शिवमंगल सिंह सुमन, तीनों से त्रिलोचन शास्त्री और रंगा से रांगे राघव। तो दोस्तों ऐसे ट्रिक्स से अगर आप रचनाओं को और इनके जन्म काल को याद करोगे तो आपको प्रकाशन वर्ष और इनका जन्म याद नहीं रहेगा, तो भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हो। अगर हम नागार्जुन की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। कहीं कहीं पर आपको इनका जन्म 1911 भी मिलेगा। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। रामविलास शर्मा, इनका जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। त्रिलोचन, इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में। शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म हुआ था 1915 में। और रांगे राघव, इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। तो अगर आप यह वाक्य याद रख लोगे कि नागा केदार ने राम और शिव को तीनों लोक में रंगा, तो आपको ये 6 कवियों के जन्म कालक्रम से याद हो जाएंगे। नागा से नागार्जुन, केदार से केदारनाथ अग्रवाल, राम से रामविलास शर्मा, शिव से शिवमंगल सिंह सुमन, फिर
तीनों लोग से त्रिलोचन और रंगा से रांगे राघव। दोस्तों ऐसे हमने कई वीडियो बनाए हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, फिर मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाओं के ऊपर हमने अपने चैनल पे ऐसे कई वीडियो बनाए हैं। तो कवि और उनकी रचना इस नाम से हमने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है। उस प्लेलिस्ट में जाके आप इन रचनाओं को, इनके ऊपर जो वीडियो बनाए हैं उन्हें देख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि हम स्पष्टीकरण देखते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप धैर्य के साथ अगर आप देखोगे तो आपको इसका लाभ जरूर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अमृत लाल नागर के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पहले आता है अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस। दोस्तों अमृत लाल नागर का जो उपन्यास है अमृत और विष, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। तो 1966 में यह लिखा गया था। फिर सात घूंघट वाला मुखड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। 1968 में यह लिखा गया है। एकदा नैमिषारण्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और मानस का हंस, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1972 है। तो 1972 में यह भी उपन्यास लिखा गया है। दोस्तों यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा गया है, मानस का हंस, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काल क्रमानुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि परती परिकथा, जंगल के फूल, लोक ऋण, पहला पड़ाव। दोस्तों इसका प्रकाशन, यह फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है परती परिकथा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1957। और जंगल का फूल, यह उपन्यास जो है दोस्तों यह राजेंद्र अवस्थी का है और यह लिखा गया था 1960 में। तो 1960 में राजेंद्र अवस्थी ने जंगल का फूल यह उपन्यास लिखा है। लोक ऋण, दोस्तों यह जो उपन्यास है यह विवेकी राय का उपन्यास है और यह 1977 में लिखा गया था। तो 1977 में लिखा गया था, विवेकी राय का उपन्यास है। और पहला पड़ाव, यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, यह 1976 में लिखा गया है। तो दोस्तों अगर आप इनका प्रकाशन देखो तो यह भी चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि पहले आना चाहिए था परती परिकथा, फिर जंगल के फूल, पहला पड़ाव और लोक ऋण। तो यह क्रम सही होता, परंतु इन्होंने यह ऑप्शन भी गलत दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप कोई भी आंसर की केवल उनके द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किए जाते हैं उस पर निर्भर मत रहिए, आप खुद भी पुस्तकों को चेक कीजिए। अगर दोस्तों आप इस क्रम से इसे याद कर लोगे तो आपका आंसर हो सकता है कि अगले आने वाले एग्जाम में गलत हो जाए, क्योंकि सबसे पहले आता है परती परिकथा 1957, जंगल के फूल 1960, फिर पहला पड़ाव 1976, लोक ऋण 1977। आप खुद भी इसे पुस्तकों में चेक कर सकते हो। तो इसलिए दोस्तों यह क्रम सही है, परंतु यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं चारों के चारों ऑप्शन इन्होंने गलत दिए हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर जो दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से वह है ऑप्शन बी, यानी कि पहले आता है डॉक्टर, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, तिल चिट्टा। दोस्तों डॉक्टर यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है और यह लिखा गया था 1958 में। तो 1958 में यह नाटक लिखा गया था, विष्णु प्रभाकर का है। लहरों के राजहंस यह मोहन राकेश का नाटक है और यह 1963 में लिखा गया था। आधे अधूरे यह भी मोहन राकेश का नाटक है और यह 1969 में लिखा गया था। तिल चिट्टा यह मुद्रा राक्षस का नाटक है
और यह लिखा गया था 1972 में। दोस्तों, मोहन राकेश के 3 प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन, जो कि 1958 में लिखा गया था। लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया है। आधे अधूरे यह 1969 में लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रस सूत्र की व्याख्याओं का कालक्रम के अनुसार कौन सा सही अनुक्रम है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि पहले आता है उत्पत्तिवाद, फिर अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, फिर अभिव्यक्तिवाद। दोस्तों, भट्ट लोलट, तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं उत्पत्तिवाद। फिर आचार्य शंकु का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं अनुमितिवाद। फिर भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, जिसे भोगवाद भी कहते हैं। और दोस्तों, भट्ट नायक का एक और सिद्धांत है जिसे कहते हैं साधारणीकरण। और अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। तो क्रम से यह सही है, पहले आता है उत्पत्तिवाद, फिर अनुमितिवाद, फिर भुक्तिवाद और फिर अभिव्यक्तिवाद। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, रिचर्ड्स द्वारा प्रतिपादित अर्थ के प्रकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि पहले वाच्यार्थ, फिर भावना, बोधव्य के प्रति वक्ता की अभिवृत्ति, अभिप्राय। तो यह क्रम जो है वह सही है। दोस्तों, रिचर्ड्स जो कि संप्रेषण सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी में आए हुए पात्रों के प्रवेश के आधार पर सही अनुक्रम है। तो कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और यह लिखा गया था 1935 में। तो 1935 में यह महाकाव्य लिखा गया है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी में दोस्तों 15 सर्ग हैं। तो 15 सर्ग हैं और इसमें पूछा गया है कि जो पात्रों का प्रवेश है तो उनका सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। आप लोगों ने कामायनी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कामायनी महाकाव्य में किस पात्र का प्रवेश होता है, तो मनु का। क्योंकि जब जल प्रलय होती है और पूरा देव सृष्टि नष्ट हो जाती है तो केवल मनु बचता है, तो इसलिए पहले मनु का प्रवेश है। फिर मनु एकदम हताश निराश हो जाता है, वह चिंताग्रस्त हो जाता है, तो फिर श्रद्धा का प्रवेश होता है। तो श्रद्धा का प्रवेश होता है, फिर लज्जा और ईड़ा। तो यह सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर काव्य परंपरा के कवियों को निम्नलिखित उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीधर। तो श्रीधर का है जंगनामा। फिर जोधराज, इसका है हमीर रासो। लाल कवि का है छत्र प्रकाश और सूर्यमल का है वीर सतसई। तो यह ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यों और उनमें वर्णित नायिकाओं को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सूफी काव्य हैं उनके कवि दिए गए हैं, उनके कुछ पात्र दिए गए हैं, आपको आपस में मिलान करना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि पद्मावत। माफ कीजिए, पहले नल दमयंती। तो नल दमन लिखा गया है, यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। दोस्तों, सेट के द्वारा जो पेपर निकाले जाते हैं उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक आप देखोगे तो बहुत पैमाने पे पाए जाते हैं। यहाँ पर नल दमयंती है, नल दमन नहीं है। इसके कारण दोस्तों जो विद्यार्थी होते हैं वे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सूफी काव्य में नल दमयंती तो पढ़ा होता है, पर यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं नल दमन। अब सोचिए, आप ही सोचिए कि आप ये सोचोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, परंतु ये आपने पढ़ा है, जिसका नाम है
नल दमयंती, परंतु यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है और इसी कारण दोस्तों इसका जो खामियाजा है, इसका नुकसान विद्यार्थियों को उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो कोई अलग ही पूछ लिया गया है। तो इसलिए इसकी जो नायिका है, देखो यहाँ पर सही दिया गया है दमयंती। तो नल दमयंती जो काव्य है, सूफी काव्य है, और इसके जो नायिका है वह है दमयंती। फिर पद्मावत, तो पद्मावत की नायिका आपको पता ही होगा, पद्मिनी। फिर चंदायन, तो यह मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, और कुछ विद्वानों ने इसे सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ भी माना है चंदायन को। और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली, तो हंसावली को डॉक्टर नगेंद्र ने सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। तो चंदायन, इसका जो पात्र है वह है, देखो यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, चांदा हो गया है, तो यहाँ पर चंदा होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखोगे तो सेट के एग्जाम में काफी प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं, तो आपको थोड़ी अच्छी तैयारी करके जाना है, क्योंकि ये समझ के चलिए कि इस बार भी प्रिंटिंग मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर चंदायन जो काव्य है उसका जो नायिका है वो है, उसका नाम है चंदा, नाम है, चांदा नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है। फिर ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप यह शेख नबी की रचना है, और इसका जो दोस्तों नायिका है वो है देवजानी। तो नल दमयंती यह काव्य की नायिका है दमयंती। पद्मावत जो काव्य है जायसी का, उसकी नायिका है पद्मिनी। पद्मिनी की जगह यहाँ पर पद्मावत होना चाहिए दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि पद्मावत में जो नायिका है उसका नाम है पद्मावती, और यहाँ पर पद्मिनी दिया गया है। चंदायन, चंदायन की नायिका का नाम है, चंदायन की नायिका का नाम है चंदा, परंतु यहाँ पर चांदा दिया गया है। ज्ञानदीप, इसकी नायिका का नाम है देवजानी, ये सही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल आंसर की और क्वेश्चन पेपर को मत देखिए, आप इसे पुस्तकों में भी चेक कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखोगे और आंसर की डाउनलोड करके उसकी तैयारी करोगे तो आप गलत तैयारी कर जाओगे। इसलिए आप इसे एक बार पुस्तकों में जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, कवियों को दिए गए विशेषणों को माफ कीजिए, कवियों को दिए गए विशेषणों को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका यह होता है कि कुछ कवि हैं, उन्हें किस विशेषणों से, उपाधि से नवाजित किया गया है, तो आपको पहचानना है। दोस्तों मैंने कहा था कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 33 नंबर का, वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों सार मूर्ति रस, साक्षात रस मूर्ति, यह उपाधि दी गई थी घनानंद को। यह विशेषण उपाधि एक ही होता है। तो साक्षात रस मूर्ति घनानंद। हृदयहीन कवि, तो आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल का कथन था कि केशव दास को कवि हृदय प्राप्त नहीं था। यह काफी प्रसिद्ध कथन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो केशव दास को कवि हृदय प्राप्त नहीं था, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो हृदयहीन कवि यह केशव दास के बारे में है। तो ऑप्शन 2। गागर में सागर भरने वाले, तो आपको पता होगा कि सतसैया के दोहरे जस नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यह जो पंक्ति है यह बिहारी के बारे में है, और कहा जाता है कि बिहारी ने अपने जो सतसई है उसमें गागर में सागर भरने का काम किया है, यानी कि एक छोटे से दोहे में अधिक अर्थ देने का काम किया है। तो यह गागर में सागर भरने वाले बिहारी। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, यह भी कथन जो है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का है, और यह किसके बारे में है, तो कवि भूषण के बारे में है। तो साक्षात रसमूर्ति घनानंद, हृदयहीन कवि केशवदास, गागर में सागर बिहारी, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि, माफ कीजिए,
हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि तो भूषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन संतों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों मलुकदास का जन्म हुआ था कड़ा में, सुंदरदास का जन्म हुआ था दौसा में, धर्मदास का जन्म हुआ था बांधवगढ़ में और कबीरदास का जन्म हुआ था काशी में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो इसी प्रकार है 1 2 3 4, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 34 प्रश्न का स्पष्टीकरण के साथ उत्तर देखा है। अगले वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 35 से लेकर 75 तक देखेंगे। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका है पहले ही, तो इसलिए आज हम यहीं पर विराम लेंगे। दोस्तों 2017 से लेकर 2020 तक जो महाराष्ट्र में सेट का एग्जाम हुआ है उसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर है हमने स्पष्टीकरण के साथ वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक दोस्तों मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।